हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे अपना लेक्चर नंबर 7 जो होगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम के ऊपर। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आपने पढ़ना है फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ना है और कुछ मॉडल्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। जो एटम है, एटम की जो टर्म दी है वो दी है डेमोक्रेटस ने दी है। ठीक है, उसके बाद आपने याद रखना है जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आई 1808 में आई। ठीक, और इसने बताया जो एटम है वो बना हुआ है एक्सट्रीमली स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल से। तो उसने उनको नाम दिया क्या? एटम नाम दिया। ठीक, यही इसका बड़ा ड्रॉबैक था, क्योंकि आज हम जानते हैं कि जो एटम है वो बना हुआ है बहुत सारे पार्टिकल्स का। अब हम देखेंगे कि फंडामेंटल पार्टिकल्स की डिस्कवरी कैसे हुई, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल वर्क किया विलियम क्रूक ने 1879 में। किसके ऊपर उसने एक्सपेरिमेंटल वर्क किया? कैथोड रेज के ऊपर किया उसने एक्सपेरिमेंटल वर्क, और वो कैरी कर रही थी नेगेटिव चार्ज। फिर जे जे थॉमसन आया 1897 में। उसने निकाला चार्ज अपॉन मास रेशियो इलेक्ट्रॉन को, वो निकला 1.76 इंटू 10 raised to the power 8 कूलम पर ग्राम्स के बराबर निकला। फिर मिलिकन आया 1917 में। उसने क्या किया? ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया और उसने निकाला चार्ज, निकाला इलेक्ट्रॉन का, वो निकला किसके बराबर? -1.67 इंटू 10 raised to the power -19 कूलम्स के बराबर। ठीक, ये वैल्यूज आपने याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने मास निकाला तो इलेक्ट्रॉन का, वो निकला 9.11 इंटू 10 raised to the power -28 ग्राम्स के बराबर, और ये नेग्लिजिबल मास था। ठीक है, और इसको कंपेयर किया गया हाइड्रोजन एटम के साथ, तो ये किसके बराबर निकला? 1/1837 ऑफ हाइड्रोजन एटम के बराबर निकला। ठीक, मतलब नेग्लिजिबल, जीरो मास कंसिडर किया गया फिर इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, तो उसके बाद आता है हमारे पास प्रोटॉन। जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन पर सबसे स्टडी किसने की? गोल्डस्टीन ने। एनोड रेज की स्टडी की, तो इनको कैनाल रेज भी कहा गया। ठीक है, और ये कैरी कर रही थी पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और ये जो डिस्कवरी की प्रोटॉन की, वो की गोल्डस्टीन ने 1886 में। और इनका जो चार्ज निकाला गया वो निकला वो +1.67 इंटू 10 raised to the power -19 कूलम्स के बराबर निकला। ठीक है, और चार्ज अपन मास रेशो कैलकुलेट किया गया तो वो निकला 9.58 इंटू 10 raised to the power 4 कूलम पर ग्राम्स के बराबर निकला। और मास जब कैलकुलेट किया गया प्रोटॉन का, वो निकला 1.67 इंटू 10 raised to the power -24 ग्राम्स के बराबर। ठीक है, और ये वाला जो मास था प्रोटॉन का, ये नियरली इक्वल टू हाइड्रोजन एटम के बराबर था। ठीक है, उसके बाद न्यूट्रॉन। जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की शेडविक ने 1932 में। उसने बम्बार्डमेंट की किसकी? बेरिलियम की अल्फा मूविंग पार्टिकल्स के साथ। तो उसने क्या देखा? जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल्स इमिट होने लगे, और उसने उनको नाम दिया न्यूट्रॉन। और इनका चार्ज क्या था? बिल्कुल ज़ीरो था, इनका कोई चार्ज नहीं था। ठीक है, और मास कैलकुलेट किया गया न्यूट्रॉन्स का, तो वो निकला किसके बराबर? 1.674 इंटू 10 raised to the power -24 kg के बराबर। ठीक है, अब मैं बताऊंगा कि इन वाले वैल्यूज़ को आपने कैसे याद रखना है। ठीक है, ये टेबल है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टेबल है, इससे आपको ये वैल्यूज़ इजीली याद रह जाएंगी। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा एक्सपेरिमेंट हुआ? कैथोड रे की स्टडी की गई। ठीक है, वो कैरी कर रही थी नेगेटिव चार्ज, और डिस्कवरी किसने की इलेक्ट्रॉन की? जे जे थॉमसन ने। और चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन का, वो निकला किसके बराबर? -1.6 इंटू 10 raised to the power -19 कूलम्स के बराबर, और इसको कंसिडर किया जाता है -1 यूनिट के बराबर। और ये जो चार्ज निकाला इलेक्ट्रॉन का, वो किसने निकाला? मिलिकन ने, बाई मीन्स ऑफ मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट 1917 में। ये आपने याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है, मास निकाला गया, तो वो किसके बराबर निकला? 9.11 इंटू 10 raised to the power -31 kg। यहाँ ग्राम्स में देखा जाए तो दैट इज 9.11 इंटू 10 raised to the power -28 ग्राम्स। और हाइड्रोजन एटम के साथ कंपेयर किया जाए, दैट इज 1/1837 ऑफ हाइड्रोजन एटम, दैट इज नेग्लिजिबल मास होता है इलेक्ट्रॉन का। इसलिए इलेक्ट्रॉन का मास जो है ज़ीरो कंसिडर किया जाता है। ठीक है, उसके बाद प्रोटॉन, प्रोटॉन को डिनोट किया जाता है P पॉजिटिव से। और इस पर एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर किया गया? एनोड रेज की स्टडी की गई, तो वो कैरी कर रही थी पॉजिटिव चार्ज। और इसकी डिस्कवरी की किसने की? गोल्डस्टीन ने 1886 में। और इनका जो चार्ज कैलकुलेट किया गया, वो किसके बराबर निकला? +1.6 इंटू 10 raised to the power -19 कूलम के बराबर निकला। ठीक,
और जो प्रोटॉन है इसका सॉरी ये जो चार्ज है 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 19 कूलम है, ये +1 है, यहाँ पे +1 यूनिट के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने याद रखना है -1.6, यहाँ पे रखना है आपने +1.6, बाकी बिल्कुल सेम है। ठीक है, और जो मास है प्रोटॉन का वो निकला किसके बराबर 1.6749 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 27 kg, और ग्राम्स में देखा जाए दैट इज़ 1.6749 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 24 ग्राम्स के बराबर निकला। ठीक है, उसके बाद न्यूट्रॉन आता है। न्यूट्रॉन को डिनोट किया जाए N0 से, और इसके ऊपर कौन सा एक्सपेरिमेंट किया गया? स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया गया। 1913 में शेडविक ने इसको डिस्कवर किया। इसका जो चार्ज होता है दैट इज़ 0 होता है, और इसका जो मास होता है दैट इज़ 1.6726 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 27 kg, और ग्राम्स में देखा जाए दैट इज़ 1.6726 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 24 ग्राम्स के बराबर। ठीक, तो अब आपने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं, जैसे 1 AMU जो होता है वो होता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर, और एक यूनिट चार्ज जो होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 19 कूलम्स के बराबर, और ये सबसे स्मॉलेस्ट मेजरेबल चार्ज होता है। ठीक है, और 1 यूनिट मास जो होता है ये होता है 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम के बराबर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को डिनोट किया जाता है Z से, और ये किसके बराबर होता है? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स है, या हम कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ठीक, वो कहलाता है एटॉमिक नंबर। उसके बाद हमारे पास आता है मास नंबर, इसको डिनोट किया जाता है A से। ये किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बराबर। ठीक, और हमें पता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये किस में प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसलिए इनको न्यूक्लियॉन भी कहा जाता है, या इनको कॉक्स कहा जाता है। ठीक है, और ये जो कॉक है, कॉक की डिस्कवरी की किसने? गिलमान ने, या ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, उसके बाद जो एलिमेंट है इसको जो ये बीच में है, इसको ये सिंबल है मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये सिंबल होता है एलिमेंट का, और ऊपर लिखा जाता है मास नंबर, और नीचे लिखा जाता है एटॉमिक नंबर। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास आता है आइसोटोप्स, किनको कहा जाता है? आइसोटोप्स में क्या होता है कि सेम एटॉमिक नंबर होता है, लेकिन उनका जो मास नंबर होता है बिल्कुल डिफरेंट होता है। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। आप देख सकते हो इनका जो एटॉमिक नंबर है बिल्कुल क्या है? सेम है, लेकिन इनका जो मास नंबर है बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, इसलिए हाइड्रोजन के ये क्या है? आइसोटोप्स है। उसके बाद आइसो बार्स की डेफिनेशन आती है। आइसो बार्स में क्या होता है? सेम मास नंबर होता है, लेकिन इनका जो एटॉमिक नंबर होता है डिफरेंट होता है। जैसे आर्गन, क्रिप्टॉन और जीनॉन, इनका जो मास नंबर है आप देख सकते हो 40 बिल्कुल क्या है? सेम है, लेकिन इनका एटॉमिक नंबर टोटली क्या है? डिफरेंट है। इसलिए ये क्या है? आइसो बार्स हैं। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आइसोटोन। आइसोटोन्स में क्या होते हैं? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। मतलब एलिमेंट्स डिफरेंट होंगे, लेकिन उनमें न्यूट्रॉन्स जो नंबर होगा बिल्कुल सेम होगा। जैसे कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक, ये एटॉमिक नंबर है इनका, और ये ऊपर क्या है? इनका मास नंबर है। और इन सब में अगर देखा जाए तो इन सब में क्या है? 8 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं आइसो इलेक्ट्रॉन, जिनमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? सेम होते हैं। ठीक है, ये आयन भी हो सकती है, जैसे O2 नेगेटिव, F नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव। इन सब में अगर कैलकुलेट किया जाए तो इन सब में क्या होते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है आइसो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो अब आपने कुछ मॉडल्स के बारे में याद रखना है, डेट्स याद रखनी है इनकी। जैसे सबसे पहले दिया किसने? थॉमसन ने मॉडल दिया कब? 1904 में। इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है, और वाटरमेलन मॉडल भी कहा जाता है इसको, ये आपने याद रखना है। इसने क्या कहा है? एटम बना हुआ है पॉजिटिवली चार्ज सफियर से, और उसमें इलेक्ट्रॉन क्या है? एम्बेडेड है। ठीक है, और इसने बोला कि एटम जो है होली क्या है? न्यूट्रल है। जैसे मैंने यहाँ पे डायग्राम दिखाई हुई है, ये हमारे पास बॉल ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। जैसे वाटरमेलन होता है उसके अंदर वो ब्लैक कलर के सीड्स होते हैं, वैसे इसने एक मॉडल दिया है। किसने? थॉमसन ने। ये भी कुछ ईयर्स चला, लेकिन फिर अल्टीमेटली क्या हो गया? ये भी फेल हो गया। तो फिर आया रादरफोर्ड। तो रादरफोर्ड ने भी एक मॉडल दिया जिसका नाम रखा गया रादरफोर्ड मॉडल, या इसको कहा जाता है न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम। तो 1911 में ये दिया इसने। तो रादरफोर्ड ने किया अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया। इसने क्या लिया? गोल्ड फॉइल्स, और क्या लिया? रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया, पोलोनियम। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है, ये आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। ठीक है, और अल्टीमेटली जो रादरफोर्ड है इसने डिस्कवरी किसकी की?
न्यूक्लियस की डिस्कवरी की, ठीक है। तो इसने क्या बताया, इलेक्ट्रॉन मूव अराउंड द न्यूक्लियस विद वेरी हाई स्पीड इन ए सर्कुलर पाथ नाउन एज ऑर्बिट। इसने बोला जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन घूमता है इन सर्कुलर पाथ में घूमता है। ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे घूमता रहता है। लेकिन ये भी इसका बड़ा ड्रॉबैक था, क्योंकि जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस क्या करता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, तो वो अल्टीमेटली ये किसके अंदर चला जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा। ये इसका बड़ा ड्रॉबैक था, और ये भी अल्टीमेटली क्या हो गया, फेल हो गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस प्रोटॉन आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसने बताया इसके बारे में, ठीक है। और फिर हमारे पास आया बोहर। बोहर ने मॉडल दिया। बोहर मॉडल 1913 में आया, ये आपने याद रखनी है, डेट याद रखनी है। तो इसने बोला कि इलेक्ट्रॉन के जो होते हैं फिक्स ऑर्बिट होते हैं, और उनकी क्या होती है, फिक्स एनर्जीज होती है। लेकिन ये सिर्फ एप्लीकेबल था वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम और एच ई पॉजिटिव, Li2 पॉजिटिव के लिए ये एप्लीकेबल था, ठीक है। बाकी अदर सिस्टम के लिए ये एप्लीकेबल नहीं था, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर ऑन स्ट्रक्चर ऑफ एटम। होप यू लाइक इट, ठीक। तो शेयर द वीडियो, लाइक द वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द रेगुलर अपडेट्स। थैंक यू।